देश में कोरोना के मरीज 23,000 से पार पहुंच गए हैं। ये जानलेवा वायरस अब तक 718 लोगों की जान ले चुका है। 4,700 से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं, स्वस्थ होकर घर को लौटे हैं। लेकिन इस बीच हालात सबसे ज्यादा खराब हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि वहां पर अब तक कोरोना के अगर राज्यवार स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस पाए गए हैं। आज लॉकडाउन के दूसरे दौर का 10वां दिन है, 9 दिन अभी और बाकी हैं। तो आपको हम लगातार जो आंकड़े हैं देश में अलग अलग राज्यों में उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा मामले जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली और गुजरात पर भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और यही तस्वीर भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे थे कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के हालात हैं और केसेस किस तरह बढ़े हैं। कुल मिलाकर अगर आप नक्शे पर यह स्थिति देखें तो 23,000 पार कर चुके हैं मामले अब तक कोरोना संक्रमण के पूरे देश में और इसको लेकर अब चिंता बढ़ रही है। वहीं जो लोग ठीक हुए हैं, 4,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घरों को भी लौटे हैं, लेकिन 718 तक पहुंच चुका है मृतकों का आंकड़ा। तो ये आज का कोरोना अपडेट है। लेकिन इस बीच आप अगर अलग अलग राज्यों की स्थिति पर नजर डालेंगे तो महाराष्ट्र में 6,430 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें जिस राज्य में हुई हैं वो महाराष्ट्र है, 283। देश की राजधानी दिल्ली में भी आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। 2,376 केसेस सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है। और हाल ही में जो केस जहांगीरपुरी से सामने आया कि एक ही गली में 46 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात की स्थिति देखिए, 2,624 कुल संक्रमण के केसेस, जिनमें से 112 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इस सूची में आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में 1,699 केसेस, 83 लोगों की मौत हुई है। इंदौर यहां पर अभी भी एपिसेंटर बना हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस पूरे राज्य के हिसाब से रिपोर्ट हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश में 895 केसेस अब तक है। राजस्थान में 1,964 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी आप देख रहे हैं। तमिलनाडु में 1,683 केसेस, उत्तर प्रदेश में 1,510 केसेस। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन के अभी भी 9 दिन बाकी हैं। देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र इनमें अव्वल है, जो हमने अभी आपको आंकड़ों में तस्वीर भी दिखाई। बीमारों का आंकड़ा 6,000 से ज्यादा यहां पर है और ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो कई जगहों से लॉकडाउन टूटने की भी खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में प्रशासन ने उस पर एक्शन भी लिया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री पंचायतों को भी संबोधित करने वाले हैं। 11 बजे उनका संबोधन होगा, तो इसमें क्या कोरोना को लेकर आज जानकारी होती है, नजरें इस बात पर ही रहेंगी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का जब हम जिक्र कर रहे थे तो एक गली जिसमें 46 कोरोना के केसेस सामने आए हैं, ये सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। लेकिन जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक की गली में कैसे ये कोरोना का गढ़ बन गई है, इसकी अगर डिटेल आप देखेंगे तो एक ही ब्लॉक में 46 मरीज सामने आए और इसके बाद पूरे इलाके को सील करना पड़ा है। इससे पहले जहांगीरपुरी के ही सी ब्लॉक से 31 मामले सामने आए थे। जहांगीरपुरी में एएसआई की पत्नी समेत कुल 7 मामले कोरोना के इससे पहले भी सामने आए थे। अब जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों में कुल मिलाकर 89 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के बिल्कुल पास मौजूद हूं। दरअसल यहाँ पर नया मामला सामने आया है, जिसमें 46 केस जो है वो अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस हिसाब से जहांगीरपुरी जो कि हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट जोन है, वहां पर किसी को आने जाने की मनाही है। वहां पर अब जो केसेस की संख्या हो गई, 3 बड़े बड़े केसेस आ चुके हैं, जिसमें केसेस अब 89 यानी 79 केसेस जो है दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से प्रकाश में आ चुका है। ऐसे में जाहिर तौर पर अब संकट की बात है, क्योंकि दिल्ली के एक ऐसा इलाका है जहां पर एक सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। इसके अलावा जो केसेस सामने आए दिल्ली के शाहदरा से भी आए, जहां 8 केसेस सामने आ गए हैं, जिनमें एक ही परिवार के 7 लोग हैं। तो ऐसे में जामा मस्जिद से भी सामने आए थे, जिनमें 11 केसेस थे। तो जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब संकट जो है बढ़ गया है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कई ऐसे इलाके भी है जहां पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती भी सुबह सुबह नजर आई, जिनमें आजादपुर मंडी है। तो फिलहाल तो स्थिति ये है
कि लगातार जो जहांगीरपुरी इलाका जो है वो कंटेनमेंट जोन बना रखा है और ऐसे में वहां पर ज्यादा एहतियात बरती जा रही है और इस वजह से वहां मीडिया की भी अनुमति नहीं है, प्रवेश की अनुमति नहीं है। जो जहांगीरपुरी के केसेस थे इनमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे जिनको जो है ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, यानी तकरीबन 35 शुरुआत में आए थे केसेस, जो पहला बड़ा मामला था जिनमें 33 कंफर्म्ड केसेस थे। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी थे, इसके बाद जो अब 46 केस जो है ताजा आए हैं, यानी 3 बड़े बड़े केसेस जहांगीरपुरी से आ गए, जिस हिसाब से जो फिगर है वो 89 हो चुकी है। ऐसे में जाहिर तौर पर ज्यादा चिंता की बात है और ऐसे में एहतियात बरतने की खास जरूरत है। कैमरामैन आलोक दास के साथ चिराग गोठी, जहांगीरपुरी, दिल्ली, आज तक। और इस बीच दिल्ली से कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर भी है। दिल्ली में अब कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होगा। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया था, जिसके शुरुआती नतीजे सकारात्मक हैं। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में उन मरीजों के ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है जो ठीक हो चुके हैं। ठीक हो चुके मरीजों का एंटीबॉडी तत्व बीमार मरीज के शरीर में डाला जाता है। ब्लड प्लाज्मा बीमार मरीज की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो ट्रायल दिल्ली सरकार ने शुरू किए उसके नतीजे सकारात्मक दिखे। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो मरीज बीमार हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में मरीजों के ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है जो ठीक हो चुके हैं, यानी उनके शरीर में जो एंटीबॉडी तत्व मौजूद रहे हैं उनका इस्तेमाल अब जो नए संक्रमित और बीमार लोग हैं उनसे बचाव के लिए किया जाएगा। जो कोरोना के लड़ाई लड़ करके सर्वाइव करके आए हैं, ये सर्वाइवर्स सेवियर कैसे बन सकते हैं? माने जो अन्य लोग हैं जो इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसे मरीज, उनकी मदद ये कैसे कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि जब हमारी ऐसी संख्या 3-4 है तो ऐसे में हम लोग देखिए जो 3-4 की संख्या 3 से 4%, तो हमारे जो बाकी बचे हुए 90-95% मरीज हैं वो ठीक होके जा रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या है। इनमें से जिनके टाइटर बेहतर हैं उनका और मैचिंग करके हम लोग इस प्लाज्मा को इनमें देते हैं और सही समय पे देते हैं। माने जब तक कि उसके फेफड़े डैमेज ना हो गए हों, मरीज के वेंटिलेटर पर ना आ गया हो, उससे पहले अगर हम लोगों ने पहचान करके दे दिया तो निश्चित ही इसके बहुत सकारात्मक और बेहतर परिणाम मिलेंगे। ऐसी हम लोगों को उम्मीद है और एक गेम चेंजर की तरह से ये काम कर सकता है। तो प्लाज्मा थेरेपी एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकती है, यानी परिस्थितियों को बदल सकती है और इसके लिए उसके इस्तेमाल को लेकर दिल्ली सरकार भी अब आगे कदम बढ़ाने वाली है। लेकिन डर महाराष्ट्र में जबरदस्त है, क्योंकि जो इस बात के आसार लग रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो अब हकीकत में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना के कदम सत्ता के गलियारों तक जा पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के आवास मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले उनकी 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें आव्हाड की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे। और अब मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रख लिया है, लेकिन इससे पहले उनका निजी स्टाफ भी संक्रमित हुआ था, जिसके बाद इस संक्रमण के आसार बढ़ गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना ने सियासी गलियों में दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसका पहला शिकार हुए हैं उद्धव सरकार में आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें आव्हाड की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस कांस्टेबल थे, जबकि बाकी 6 लोगों में उनके निजी स्टाफ, घर के नौकर और पार्टी के कार्यकर्ता थे। जिसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और वो ठाणे के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थे। जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए महाराष्ट्र के पहले मंत्री हैं। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड के संपर्क में आए पूर्व सांसद आनंद प्रांजपे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वहीं बस्तियों से लेकर वीवीआईपी इलाकों में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। महाराष्ट्र के सीएम आवास में तैनात 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मातोश्री के बाहर चाय बेचने वाला कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और खुद मीटिंग के लिए गाड़ी चलाकर जाने लगे। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचा रखा है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज 4000 से ज्यादा हैं, जिसने महाराष्ट्र के बाद देश के सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। और ये कोरोना मुंबई की बस्तियों से लेकर वीआईपी इलाकों तक पहुंच गया है।
जिसने उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। गुजरात में कोरोना वायरस ने ऐसा प्रचंड रूप दिखाया है कि संक्रमण के मामलों में गुजरात दिल्ली से आगे निकल गया है। दिल्ली में जहां 2376 केस हैं, तो वहीं गुजरात में कोरोना के 2624 केस हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि बताया जा रहा है कि गुजरात में कोरोना सब्जी और एटीएम के जरिए फैला है। વિનંતી છે કે શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ડોલ લઈને જાઓ, ડોલને શાકભાજી એક પણ શાકભાજીને હાથ લગાવશો નહીં, સીધી શાકભાજી તમારી ડોલમાં નખાવો, ઘરે આવીને ડોલમાં પાણી ભરો, એની અંદર ખાવાનો સોડા નાખી દો 2 ચમચી ભરીને। गुजरात में कोरोना पैर पसार रहा है। दिल्ली को पीछे छोड़कर गुजरात अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद अब हॉटस्पॉट वाले शहरों में शामिल हो गया। अहमदाबाद में संक्रमण में तेजी की वजह सुपर स्प्रेडर्स को माना जा रहा है, जिसमें सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों, दवा दुकानदारों, किराना दुकानदारों, पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने वालों के साथ साथ दूसरे जरूरी सेवा से जुड़े लोग हैं। इन सुपर स्प्रेडर्स की जांच में एक साथ 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित निकले। कहा जा रहा है कि सब्जी वालों की वजह से अहमदाबाद में 60 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं। गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें भी जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनके जरिए जो कोरोना के केसेस है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अहमदाबाद की कुछ महिलाओं ने ये एक अच्छा प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो अपने हाथों में झोला लेके आने की जगह पे बाल्टी, इस तरीके से बाल्टी लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। सब्जी लेने के लिए ये महिलाएं पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं ये सब्जी की दुकान है और यहाँ पे ये महिलाएं अपने घर में पानी भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाल्टी को लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। सब्जियां खरीदने को लेकर महिलाओं में काफी डर है और वो इसे लेकर बहुत सावधानी बरत रही हैं। अहमदाबाद में जैसे अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक में ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि प्लास्टिक की थैली से ज़्यादा फैलाव हो रहा है, तो इसकी वजह से जो सोशल मीडिया पे जागरूकता आई है कि भी बाल्टी लेके जाओ, तो हमने भी सोचा कि ये अच्छा है कि चलो बाल्टी लेके जाते हैं तो फिर घर पे आके सीधा इसको बाहर रख के उसमें पानी भर के नीचे धो सकते हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1652 तक जा पहुंची। इनमें 217 मामले तो सिर्फ एक दिन में दर्ज हुए। 24 घंटे में यहाँ 9 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अब इस शहर में ही कोरोना ने कुल 151 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह है कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट वडोदरा में 45 लोग एक साथ कोरोना को मात देकर घर पहुंचे। ये हमने एक राहत की सांस ली है और एक जो भय का माहौल था कोरोना के प्रति कि भाई कोरोना एक गंभीर बीमारी है, तो हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए आप, ये 45 दर्दी है जो एकदम ठीक होके जा रहे हैं। तो कोरोना से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, समय सर अगर उसकी तपास की जाए, समय सर उसकी ट्रीटमेंट ली जाए तो कोरोना भी अच्छा हो सकता है। ऐसा है। ठीक होकर घर पहुंचने वालों के लिए तालियों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि इसी शहर में सेना के 3 जवानों के संक्रमित होने की खबर ने हैरान कर दिया। तीनों के एटीएम बूथ से संक्रमण की आशंका है। इसके बाद संपर्क में आने वाले 28 लोग क्वारंटीन कर दिए गए। सुपर स्प्रेडर्स अपने काम की वजह से संक्रमण के संपर्क में आ सकते हैं और कई लोगों में संक्रमण फैला सकते हैं। ऐसे में सावधानी हटी तो कोरोना वाली दुर्घटना घट सकती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कल कोरोना के 62 नए केस सामने आए। यूपी के कोरोना हॉटस्पॉट में आगरा टॉप पर बना हुआ है। राहत की बात यह है कि दिल्ली के नजदीक नोएडा में कल कोई केस सामने नहीं आया। फिरोजाबाद पुलिस में हड़कंप है। 14 अप्रैल को यहां की रामगढ़ थाना पुलिस लॉकडाउन तोड़ने के इल्जाम में एक युवक को पकड़कर थाने लाई थी। युवक की अब कोरोना रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव निकला। इसके बाद रामगढ़ थाने के एसएचओ और 26 अन्य पुलिस कर्मियों को फौरन क्वारंटीन कर दिया गया। 14 तारीख को एक मुलजिम की गिरफ्तारी की गई थी और लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में। ये मुलजिम बाद में पॉजिटिव पाया गया। इसका नाम हाशिम है
और जब उसे पॉजिटिव के बारे में उसके होने का पता चला तो एहतियातन उस शिफ्ट में जो थाना में जो भी कार्यरत कर्मचारीगण थे इंक्लूडिंग SHO सभी को क्वारंटाइन किया गया है। हड़कंप बरेली पुलिस में भी है। यहाँ 55 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। ये पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने घर गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देरी से ड्यूटी पर नहीं आए। ये सभी पुलिसकर्मी उन शहरों से आए हैं जहां से कोरोना केस सामने आए हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। हमारा बरेली में अभी एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं, अभी हम ग्रीन जोन में हैं। तो उन लोगों को एहतियात के तौर पे हमने जिला अस्पताल भेजा, वहाँ पर उनका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद में उनका जो टेस्ट है निगेटिव आया, लेकिन फिर भी एज पर रूल उन्हें जो है होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उन्हें रख दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले मुरादाबाद के नागफनी थाने के 73 पुलिस कर्मियों को एहतियातन क्वारंटीन किया जा चुका है। इस बीच में यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल यूपी में कोरोना के 61 नए केस सामने आए थे। इसे मिलाकर देश के सबसे बड़े सूबे में कोरोना केस 1510 हो गए हैं। अब यूपी के कोरोना हॉटस्पॉट शहर की बात करें तो 335 कोरोना संक्रमितों के साथ आगरा में महामारी का सबसे बुरा असर है। राजधानी लखनऊ में भी 174 केस आ चुके हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में 103 केस मिले हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद और कानपुर भी कोरोना संक्रमण के मामले में शतक की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल 4 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे यहाँ कुल केस 48 से बढ़कर 52 हो गए। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से अच्छी बात यह है कि यहाँ से कोई नया केस नहीं आया है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा और बरेली से कृष्ण राज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। खबर मुंबई से। कोरोना संकट में सरकार के लिए परेशानी का सबब ये बना हुआ है। यहाँ पर एक ही दिन में कोरोना के 522 केस सामने आए हैं। झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में फैलते फैलते कोरोना ने सूबे के मंत्री को भी दबोच लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना ने सियासी गलियों में दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसका पहला शिकार हुए हैं उद्धव सरकार में आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें आव्हाड की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस कांस्टेबल थे, जबकि बाकी 6 लोगों में उनके निजी स्टाफ, घर के नौकर और पार्टी के कार्यकर्ता थे। जिसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और वो ठाणे के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थे। जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए महाराष्ट्र के पहले मंत्री हैं। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड के संपर्क में आए पूर्व सांसद आनंद प्रांजपे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वहीं बस्तियों से लेकर वीवीआईपी इलाकों में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। महाराष्ट्र के सीएम आवास में तैनात 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मातोश्री के बाहर चाय बेचने वाला कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और खुद मीटिंग के लिए गाड़ी चलाकर जाने लगे। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचा रखा है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज 4000 से ज्यादा हैं, जिसने महाराष्ट्र के बाद देश के सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। और ये कोरोना मुंबई की बस्तियों से लेकर वीआईपी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसने उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद की तलाश तेज कर दी है। कल क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर भी छापेमारी की, लेकिन पुलिस कर्मियों के हाथ कुछ लगा नहीं। जांच टीम ने फार्म हाउस में मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन मौलाना साद कहां है ये किसी को नहीं मालूम। कहां छिप गया जमात का मुखिया मौलाना साद? क्यों भाग रहा है तबलीगी का अमीर? पुलिस के सवालों से क्यों बच रहा है मौलाना साद? वो छिपा हुआ है, दिल्ली पुलिस खोज रही है। वो बाहर नहीं निकलना चाहता,
दिल्ली पुलिस उसे बाहर निकालना चाहती है। वो सिर्फ ऑडियो संदेश देता है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। दिल्ली पुलिस कहती है सामने आओ, लेकिन जमात का मुखिया बाहर आने को तैयार नहीं है। तभी तो उसे खोज निकालने के लिए छापे मार रही है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। मौलाना साद की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर शामली तक इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच की एक टीम मौलाना साद के शहर शामली पहुंची। फिर शुरू हुआ शामली के कांधला में सर्च ऑपरेशन। मास्क लगाकर और तमाम एहतियात बरतकर क्राइम ब्रांच की टीम ने साद के फार्म हाउस पर छापेमारी की। जांच टीम की यह छापेमारी साद के सहयोगियों के फोन सर्विलांस के आधार पर हुई, लेकिन वहां मौलाना साद हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई देर तक चली। इस दौरान पुलिस वालों ने साद के बारे में जानकारी जुटाने की भी कोशिश की। फार्म हाउस पर मौजूद कुछ मजदूरों और मौलाना के करीबियों से बातचीत भी की। माना जा रहा है कि तबलीगी जमात का मुखिया अपने पैतृक शहर में नहीं बल्कि दिल्ली में ही छिपा है। वो जाकिर नगर इलाके में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हो सकता है। मौलाना साहब से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मौलाना से तो मेरी उनके फोन पे तो कभी बात नहीं होती। उनके बेटों से बात हुई थी। क्या बोला उन्होंने? सईद से। तो अभी कहाँ है मौलाना साहब? जाकिर नगर में ही है ना? इतना पता है मुझे दिल्ली में, मुझे अभी ये भी नहीं पता कहाँ पर है। मतलब दिल्ली में है, ये जानकारी है? हाँ, कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा, और जहाँ अभी आप क्वारंटाइन में हैं, मरकज के कितने लोग हैं? यहाँ तो सब मरकज से आए हुए हैं, 160 लोग हैं करीब। कोरोना सेंटर बन चुके तबलीगी जमात पर खुलासे को 1 महीना बीत चुका है। तब से अब तक मौलाना गायब है। वो सिर्फ अपना ऑडियो संदेश जारी करता है, लेकिन सामने नहीं आता। क्राइम ब्रांच अब तक उसे 2 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो जांच से भागता फिर रहा है। वो ना तो अपना कोरोना टेस्ट कराने को तैयार है और ना ही जांच में सहयोग के लिए। अब तो ईडी का भी शिकंजा कस गया है। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना मोहम्मद साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है मौलाना मोहम्मद साद के शामली के कांदरी इलाके के फार्म हाउस में पहुंची। वहां पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। हालांकि वहां मौलाना मोहम्मद साद नहीं मिले, लेकिन कुछ लेबर वहां पर थे जो लगातार वहां पर काम कर रहे थे। साथ ही साथ मौलाना के कुछ जानकार थे जिनसे क्राइम ब्रांच की टीम ने काफी देर तक पूछताछ किया। मौलाना साद के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पता यही चला है कि ज्यादा कुछ क्राइम ब्रांच को इस बाबत नहीं पता चल पाया है। जांच एजेंसियां तमाम सवालों की लिस्ट लिए घूम रही है, लेकिन साद ने मानो सामने नहीं आने की कसम खा ली है। उसने तो छिपे छिपे कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर ली है। तभी तो उसने वकीलों की फौज भी तैयार कर ली है, जिसमें 4 वकील शामिल हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अब क्राइम ब्रांच मौलाना साद के तमाम करीबियों का बयान दर्ज करेगी, ताकि कुछ और सच सामने आ सके। शामली से शरद मलिक, दिल्ली से अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, आज तक। मरकज का मुखिया मौलाना साद की लुका छिपी जारी है। ऑडियो के जरिए वो नए नए पैंतरे दिखाता है। एक बार फिर उसने दुनिया के सामने स्टंट किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि भाषण से भड़काऊ इंजेक्शन देने वाले जमात का ये मुखिया आखिर गिरफ्तार कब होगा? वो दिखता नहीं, उसकी आवाज आती है। वो भागा भागा फिर रहा है। उसका मजहबी स्टंट जारी है। मौलाना साद तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ड्रामेबाजी जारी है। आज दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के इस मुखिया के हर ड्रामेबाजी से पर्दा उठाएंगे। एक एक करके उसके सारे रंग दिखाएंगे। तबलीगी जमात के इस मुखिया ने अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर ड्रामेबाजी की है। एक इंटरव्यू में मौलाना साद ने दावा किया है, मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं। मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। मौलाना साद का ये दावा सच्चाई की हकीकत पर नहीं ठहरता। 28 मार्च से साद के पीछे एजेंसियां लगी हैं, यानी 25 दिन बीत गए। क्वारंटीन में किसी भी शख्स को 14 दिनों के लिए रखा जाता है। लिहाजा मौलाना कानून से बचने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है जो मौलाना साद है उनके जो घर है शामली में वहां पर, और फिलहाल टीम वहां मौजूद है मौके पर और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि लगातार इस मामले में 2 बार नोटिस दिया जा चुका है मौलाना साद को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अभी तक ज्वाइन नहीं की है। इसी मरकज से करीब 2300 मरकजी जो थे जो पिछले महीने 30 तारीख को जो है वो निकाले गए थे, 30 और 31 तारीख को, उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई जमातियों ने की वजह से पूरे देश भर में कई जगह पर कोरोना वायरस फैला। मौलाना साद यहीं नहीं रुका, ड्रामेबाजी करने में माहिर इस शख्स ने एक और दांव चल दिया। मजहब का उन्मादी इंजेक्शन देने वाला मौलाना ने मजहब का ही सहारा लिया। इंटरव्यू में मौलाना साद ने दावा किया, लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाले ऑडियो को बेवजह मीडिया उछाल रहा है, जबकि वो तो सिर्फ मजहब की रोशनी में अपने लोगों को जानकारी दे रहा था। मीडिया पर ठीकरा फोड़ने वाला मौलाना साद ये भूल गया कि उसने ऑडियो में कहा क्या था, लेकिन ड्रामेबाजी की उसकी अगली फहरिस्त बाकी है। मौलाना साद का आज हम वो ऑडियो फिर से सुनाएंगे जिसमें वो खुद ही जमातियों को भड़का रहा था कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल। जब मौलाना पर कानून का शिकंजा कसने लगा तो उसके सुर बदल गए। जब उस पर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ तो एक ऑडियो संदेश के जरिए माह रमजान के पाक महीने में संदेश का सहारा लिया। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है, इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावी का एहतमाम करना चाहिए। फिलहाल कई ऑडियो भी जारी कर चुके हैं इस मामले में मौलाना साद, जिसमें जो है वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब समय आएगा ज्वाइन करेंगे। ऐसे में इस पूरे मामले में जो जांच अभी तक निकल कर सामने आई है, बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, हवाला कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है, साथ साथ इस पूरे मामले में जो और आरोपी उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। कई आरोपियों के खिलाफ LOC भी जारी की जा चुकी है ताकि वो देश छोड़ के भाग ना सके। तो तमाम जानकारियां क्राइम ब्रांच की टीम एकत्र करेगी, साथ साथ ED और इनकम टैक्स भी इस पूरे मामले में जो जांच है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मौलाना साद के स्टंट की दास्तां कम होने वाली नहीं। जिस जमात की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, जिस जमात को भड़काने में मौलाना साद का अहम रोल रहा, अब वो कोरोना की जंग में सरकार का साथ देने का पैंतरेबाजी कर रहा है। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पैंतरेबाजी जारी है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे में कब तक भागता रहेगा मौलाना साद? कब तक ऑडियो के जरिए खुद को बेगुनाह बताता रहेगा? बेहतर होगा वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मौलाना साद का विवादों से गहरा नाता रहा है, लेकिन दुनिया में वो काफी मशहूर भी है और यही वजह है कि कई देशों में उसके समर्थक हैं। अपने संगठन पर भी उसका गहरा प्रभाव है। मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ दो। सोचो तो सही, कैसी उल्टे दिमाग लोगों के। मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ दो। और हदीस में क्या है कि मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ना मत। तबलीगी जमात का ये अमीर अपने तकरीर के लिए जाना जाता है। जमात का ये मौलाना अपनी जिद के लिए जाना जाता है। ये उसकी जिद ही तो है जिसकी वजह से कोरोना ने हिंदुस्तान को जकड़ लिया है।
और लगातार अपने शिकंजे में कसता जा रहा है। मौलाना अगर मान जाता तो हालात ऐसे न बिगड़ते। देश में अब तक कोरोना के जितने मामले सामने आए हैं उसमें से बड़ी संख्या जमातियों की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के करीब 4200 केस मरकज पहुंचे लोगों के हैं जो देश के 23 राज्यों में चले गए थे और मौलाना ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। वैसे इस कोरोना विवाद में घिरने से पहले भी मौलाना साद का विवादों से गहरा नाता रहा है। बताया जाता है कि उसने खुद को तबलीगी जमात का अमीर घोषित किया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ। तबलीगी पर वर्चस्व का मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। तबलीगी जमात में बेहद सम्मानित मौलाना साद अपने बयान और तकरीर के लिए जाना जाता है। दरअसल साद के परदादा मौलाना इलियास कांधलवी ने ही 1927 में तबलीगी जमात की नींव रखी थी। ये परिवार यूपी के शामली में कांधला का रहने वाला है। इसी वजह से नाम में कांधलवी जोड़ा। 1965 में जन्मे साद ने हजरत निजामुद्दीन के मदरसा कशफुल उलूम में तालीम हासिल की। फिर सहारनपुर से आलमियत की डिग्री ली। सहारनपुर में ही मौलाना साद का ससुराल है। 1990 में शादी हुई थी और 1995 से मौलाना साद ने तबलीगी जमात की जिम्मेदारी संभाल ली। मौलाना साद लगातार अपनी तकरीरों से समर्थकों को प्रभावित करता रहा है। इसी की बदौलत दुनिया के कई देशों में उसकी पैठ मानी जाती है। साद के प्रभाव का ही असर है कि कोरोना संकट के बीच कई अन्य देशों के लोग भी मरकज पहुंचे थे। जमात का दावा है कि दुनिया के 213 देशों में उनका संगठन फैला हुआ है और तबलीगी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। अब इसका सबसे बड़ा जलसा बांग्लादेश में होता है। पाकिस्तान में भी बड़ा आयोजन होता है। दिल्ली के जलसे से ठीक पहले मलेशिया में 27 फरवरी से 1 मार्च तक कार्यक्रम हुआ था। तबलीगी जमात दुनिया भर में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। मरकज वो जगह है जहां तबलीगी जमात के लोग तकरीर सुनते हैं और रणनीति बनाते हैं। तबलीगी से कई वीवीआईपी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जमातियों के जमावड़े ने कई सवालिया निशान छोड़े हैं, जिनकी पुलिस जांच भी जारी है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर चीन के डर की। दुनिया को डराने वाला चीन एक डायरी से डर रहा है। इस वक्त वुहान में कोरोना फैला, उस वक्त फैंग फैंग नाम की एक महिला हर रोज डायरी लिखती थी। डायरी में वुहान का सारा सच लिखती थी। उसने मौत, मातम, यातना तक की सारी दास्तान लिखती। मिलिए फैंग फैंग से। तारीफ, अवार्ड विजेता लेखिका हैं। तकलीफ, इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी दी है ड्रैगन ने। उनके अपने ही देश से आवाजें उठ रही हैं कि फैंग फैंग को मार डालो। वुहान डायरी की लेखिका को मिली जान से मारने की धमकी। फैंग फैंग से डर गया शक्तिशाली चीन। अपने ही देश के लिए बेगानी हुई फैंग फैंग। अब जब मार डालने की धमकी मिली ही है तो फैंग फैंग का कसूर सुनिए। कसूर भी यही कि वो लेखिका हैं और उन्होंने इस बार वुहान वायरस के बारे में लिख दिया। वही वुहान वायरस जिसे अब दुनिया कोरोना वायरस कहती है। उन्होंने 76 दिनों के वुहान लॉकडाउन में डायरी लिखी। उन्होंने वुहान की स्थिति, चाइनीज अथॉरिटी की करतूत, अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा, शमशान और कब्रिस्तानों में फैले मातम के बारे में लिखा। लिखा तो लिखा, ऑनलाइन भी कर दिया। उनके ये पोस्ट वुहान डायरी के नाम से जर्मन और इंग्लिश में छपे। फैंग फैंग ने वुहान डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाले। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा। जब दुनिया कोरोना को ढंग से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। उनकी साफगोई दुनिया के दिल में उतर गई। फैंग फैंग के लेखों की दुनिया दीवानी हो गई। बहुत से लोगों के लिए आंख, कान, जुबान रही फैंग फैंग। चीन का प्रतिबंधित मीडिया वैसे भी हिम्मत नहीं करता कुछ दिखने और दिखाने की, इसलिए फैंग फैंग विदेशों में सुपरहिट हो गई। उनकी डायरी के कुछ पन्नों पर नजर डालते हैं। 13 फरवरी को फैंग फैंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं। मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा।
उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छुपाने में लगी थी, फैंग फैंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे मौतें किस रफ्तार से हो रही थी। 17 फरवरी को फैंग फैंग ने लिखा, अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और एक एक शव वाहनों में कई कई शव शमशानों तक पहुंचाते जाते रहेंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। फैंग फैंग का मकसद सिर्फ मौत की तांडव गाथा लिखने का नहीं था। उन्होंने अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में भी लिखा। अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। हुआ भी ऐसा ही जैसा फैंग फैंग ने लिखा। पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स बताते रहे थे कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई थी कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौत के आंकड़े बता रहे थे। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ देखा गया, मगर रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3,500 यानी 3,500 के आसपास ही रहे। इन आंकड़ों को पिछले हफ्ते ही चीन ने थोड़ा संशोधित किया। खैर, फिक्र यहाँ चीन की नहीं, फैंग फैंग की है। जिनकी जान का दुश्मन हो गया है खुद उन्हीं का मुल्क। आज तक ब्यूरो। दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा वायरस कोरोना चीन के वुहान शहर से आया और उसी शहर की देन है कि आज विश्व में मौत का आंकड़ा 1,86,000 के करीब पहुंच गया है। चीन के उस शहर की सच्चाई बयां करती फैंग फैंग की डायरी से जब पोल खुलती है तो उन्हें धमकियां भी मिली। अब चीन बेनकाब होने लगा है। वुहान डायरी की लेखिका फैंग फैंग ने जो अपनी आंखों से देखा उसे दुनिया को बताया। उन्होंने मौत की कहानी बताई, चीन की चालबाजी बताई, आंखों देखी कोरोना के कहर का एक एक सच बताया। अपने शहर वुहान में मौत के तांडव की वजह गिनाई। चीन में जिस साहसी लेखिका की जान के दुश्मन पैदा हो गए हैं वो अपनी लेखनी पर अडिग है। तभी तो चीन का वो सच बाहर आ रहा है जिसे दुनिया अब तक कानाफूसी करते हुए कह रही थी। हिम्मत नहीं थी ड्रैगन को बेनकाब करने की, लेकिन फैंग फैंग ने चीन का पर्दाफाश कर दिया है। आपने देखा कि कैसे उन्होंने क्या क्या सच्चाई बयां की है। अब आपको दिखाते हैं कैसे वुहान मौत का समंदर बन गया और पूरी दुनिया को इस महामारी के दमन चक्र में धकेल दिया। जिस वुहान में 1 दिसंबर को ही कोरोना का पहला मरीज आ गया था, वहां जनवरी तक आराम से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चल रही थी। नतीजा ये हुआ कि कोरोना चीन से निकलकर दुनिया भर में फैल गया। हालात बिगड़ने के बाद चीन ने इस औद्योगिक नगरी को लॉकडाउन कर दिया। वो तारीख थी 23 जनवरी। सब कुछ ठप सा पड़ गया। मार्केट बंद हो गए, सड़कें सूनी हो गई, मॉल, सिनेमा हॉल सब कुछ लॉकडाउन के हवाले था। 76 दिनों तक शहर चीन के दूसरे हिस्सों में सील रहा। आरोप लगता रहा कि कोरोना दुनिया भर में पांव न पसार पाता अगर चीन ने वक्त पर जानकारी साझा की होती। हालात नहीं बिगड़ते अगर समय से कोरोना जैसे घातक वायरस की खबर अन्य देशों को साझा की गई होती, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. आरोप ये भी है कि वुहान के वायरोलॉजी लैब से ही कोरोना का जन्म हुआ। चीन कहता रहा कि ये वायरस चमगादड़ से इंसानों तक पहुंचा और तेजी से फैला, लेकिन तथ्यों के आधार पर ये बात गले नहीं उतरती। 18 साल पहले चीन पर सार्स को फैलाने का आरोप लगा था और अब कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगे हैं लैब की एक सीनियर रिसर्चर पर, जिसे अमेरिका ने वेट वुमेन का नाम दिया है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों वुहान से खतरनाक वायरस तमाम देशों में घुसपैठ करता गया। दरअसल वुहान चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इस वजह से दुनिया के कई देशों के लोग कारोबार के सिलसिले में वुहान पहुंचते हैं। वुहान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सालाना करीब 2 करोड़ लोगों का आना जाना होता है। यहाँ से लंदन, पेरिस, दुबई समेत दुनिया के तमाम बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं हैं। दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से 230 कंपनियों ने वुहान में निवेश कर रखा है। कारोबार जगत में वुहान का वर्चस्व है। दिसंबर में जब कोरोना ने अपना असर डालना शुरू किया था, तब भी कई देशों के लोग वुहान में मौजूद थे और जब वे अपने देश लौटे तो इस वायरस के साथ।
अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इटली, फ्रांस, यूएई, ब्रिटेन और ऐसे कई देशों के नागरिकों का वुहान से आना जाना रहा है। कुल मिलाकर कोरोना का एपिसेंटर वुहान बन गया। लेकिन अड़ियल चीन ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। वुहान में लोगों के मरने वालों की संख्या भी चीन ने दबाकर रखी। 16 अप्रैल तक जो चीन कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,869 बता रहा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद 17 अप्रैल को वो आंकड़ा 4,632 हो गया। इस महामारी को लेकर दुनिया भर के फजीयत के बाद चीन कह रहा है कि कोरोना का जैव हथियार से कोई लेना देना नहीं है। 关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓实验室泄露等说法毫无科学依据。流行性疾病是人类共同的敌人，国际社会只有合理应对，才能战而胜之。中方将继续与各国同舟共济，守望相助，携手赢得这场人类同重大传染病的斗争。 ड्रैगन चाहे जितनी दलील दे, लेकिन वुहान डायरी की लेखिका के खुलासे ने उसका असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल हमारे वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे हम और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।